बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एनर्जेटिक्स A2 के टॉपिक्स में एंट्रोपी जो भी एनर्जेटिक का हिस्सा है एंट्रोपी के साथ शुरू कर रहे हैं कि एंट्रोपी क्या होता है। व्हाट इज़ एंट्रोपी? एंट्रोपी measure of the disorder of a system. What do you mean by disorder? पहले तो आप डिसऑर्डर को समझे कि डिसऑर्डर क्या होता है। अब हमने सब्सटेंसेस को सॉलिड, लिक्विड्स और गैसियस स्टेट में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, पढ़ते रहे हैं, ओ लेवल में भी पढ़ते रहे हैं, एएस में भी पढ़ते रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। अब इसको आप अंडरस्टैंड करें गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट, वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। डिसऑर्डर होता है, दे आर रैंडमली एग्जिस्टिंग विद वन अनदर, दे कैन मूव इन एवरी डायरेक्शन। आप गैस को रिलीज़ करें तो दे कैन डिफ्यूज़ थ्रू एयर and can move in all directions। तो extreme disorder उनमें पाया जाता है। अब liquids भी disorderly manner में हैं, लेकिन उनमें एक restriction है कि जहाँ तक liquid की boundary है, जहाँ तक उसका surface है, molecules within that अगर evaporation को हम exclude करें फ़िलहाल, हालांकि इवोपरेशन लिक्विड से होता ही है, डिपेंड करता है कि वो कितना वोलेटाइल है। इवोपरेशन को हम एक्सक्लूड करें तो मॉलिक्यूल्स को एक फ्रीडम है विद इन द लिक्विड बॉडी, वो रेंडमली मूव करते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस है। जो बाउंड्री है लिक्विड का कंटेनर में है वो, ठीक है ना, तो वो मूव तो करते हैं लेकिन विद इन द लिक्विड बॉडी। और सॉलिड्स particles at their fixed positions, they can't move, just vibrate। vibration to and fro motion, एक fixed point पे कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है। तो अब ऑर्डर और डिसऑर्डर को आप अंडरस्टैंड करें कि ऑर्डर और डिसऑर्डर क्या होता है। सॉलिड्स आर मोस्ट ऑर्डरली substances, then liquids, and liquids are orderly than gases। The extreme disorder is in gaseous substances, gaseous between gaseous molecules। अच्छा, so entropy is proportional to disorder। Greater the disorder, higher the entropy। So entropy is the measure of entropy is the measure of disorder। ये इसका डेफिनेशन है। अब वो डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम, disorder of a सिस्टम। अब सिस्टम को आप अंडरस्टैंड करेंगे, आगे मैं आपको सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस बताऊंगा कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। अब इसमें क्या होता है कि डिसऑर्डर और रैंडमनेस। व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर या रैंडमनेस? डिसऑर्डर पहले मैंने बताया है कि हाउ मच द पार्टिकल्स कैन स्प्रेड अलॉन्ग विद देयर एनर्जीज। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि पार्टिकल्स एंड एनर्जी। ways to
rearrange energy as well, ways to rearrange or dissipate. तो इसमें एनर्जी की डिसिपेशन है. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर and then to the third and to the fourth, and this in many ways energy is dissipated. So as those ways to rearrange the particles and in which energy can be dissipated, as the number of ways increase, hence entropy will be increasing. So entropy is, we can mathematically write, entropy is directly proportional to ways in which particles can be rearranged, as well as energy. एनर्जी को भी और पार्टिकल्स को भी ही रीअरेंज करेंगे. अब ये अगर आप किसी भी बुक में जाएं, इस तरह का डायग्राम, जो कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं ड्रॉ करूँ, तो हमारे पास एक इक्वेशन है. टू पावर n. अब 2 पावर n का मतलब है कि 2 डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सिचुएशन. अगर किसी एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर को हम कनेक्ट करें और एक कंटेनर में गैसियस पार्टिकल्स हैं, दूसरे में हैं या नहीं है, उसमें भी पार्टिकल्स हैं या नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन बीच में दोनों में बैरियर है, बैरियम को रिमूव करें हम, तो मसलन यहाँ पर मैं एक आपको करता हूँ, पहले ये समझे. 2 is equal to ways या places या containers in which particles can move, can arrange themselves. N is number of particles. Number of particles. मसलन यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको ड्रॉ करता हूँ, देता हूँ, ठीक है. वो ये है, ये है. यहाँ हमारे पास पार्टिकल है 1 2 3. ये 2 कंटेनर है, A B. ये 2 कंटेनर्स में पार्टीशन है. अगर हम इस पार्टीशन को रिमूव करें तो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ पर मूव करें. इस तरह अगर हम नंबर ऑफ़ वेज करें, मैं ज़बानी समझा देता हूँ क्योंकि सारे डायग्राम ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा.
एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई हमारे पास कि तीनों पार्टिकल ए में हैं। आफ्टर वी रिमूव दिस, तीनों पार्टिकल इसमें चले गए। दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी कि इसमें एक रहता है, दो उसमें चले गए। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, इसमें दो रहते हैं, थर्ड उधर चला गया। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें तीनों रह गए, ठीक है। फिर दो इधर आ गए। यानी ये सारी चीज़ें हम इसको मुख्तलिफ डिफरेंट वो करेंगे तो वी हैव, अगर 2 पावर 2 कर लें, 2 पावर 3 कर लें तो कितने इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है ना। 2 पावर 3 is equal to 2 into 2 into 2. So there are 8 ways in which these particles can be arranged. तो हम देख रहे हैं कि इस तरह अगर 4 पार्टिकल्स करें तो फिर पावर 4 हो जाएगा, 5 करे, 6 करे, 8 करे, इस तरह ये लार्ज नंबर ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पड़ता है कि इस पे हम देखते हैं कि उनके नंबर ऑफ वेज वेयर पार्टिकल्स कैन बी रीअरेंज्ड। अच्छा, तो एंट्रोपी फॉर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। अब देखिए, डिसऑर्डर या ऑर्डर, disorder increases from solids to liquids and gases. Hence, entropy also increases. As the disorder increases from solid to gases, entropy also increases in this order. You see, solid particles are most orderly, and liquids, they are randomly moving within the liquid body, while gases, they are free to move in all directions. Extreme disorder there in gases. So from solid to liquid to gases, entropy increases. ये आपका वो है। अच्छा, अब एंट्रोपी, ये तो इसका पूरा बैकग्राउंड था। आपने थोड़ा सा ऐसे बुक से भी आप पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट यही है कि इसका डेफिनेशन है और आप अंडरस्टैंड करें कि सब्सटेंसेस में डिसऑर्डर क्या होता है। अच्छा, फिर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो आपने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हमारे पास पार्टिकल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दे मे बी आयोनिक, दे मे बी मॉलिक्यूलर, वो भी हो सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ सब्सटेंसेस को आप अंडरस्टैंड करें, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें। स्ट्रक्चर्स ऑफ सब्सटेंसेस एक सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। जिस तरह हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल फ्यू एटम्स
और कॉम्प्लेक्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टल्स पर भी डिपेंड करता है कि अगर वो क्रिस्टलाइन है, मॉलिक्यूल्स में भी क्रिस्टल तो होते हैं, ठीक है ना, कोवेलेंट में, आयोनिक में भी क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अब आपकी समझ आती हैं। कम्प्लेक्स की एंट्रोपी ये इंक्रीज़ होती है, एंट्रोपी increases. From simple to complex we move, entropy increases. अब देखिए ना, ये नहीं है कि सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये दो डिफरेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। सिंपल मॉलिक्यूलर है, सिंपल सब्सटेंस है तो उसकी एंट्रोपी लोअर है, कॉम्प्लेक्स इसकी एंट्रोपी हायर है। यानी हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होते हैं। अब है मोलर एंट्रोपीज। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, स्टैंडर्ड, या इसको पूरा लेके स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। How do we define standard molar entropy? It's the entropy of 1 mole of a substance in its standard state. बस सिंपल डेफिनेशन है। इसको हम इस स्टैंडर्ड से, ये स्टैंडर्ड की साइन है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है the entropy of 1 mole of a substance in its standard state. By standard state we mean कि जो भी उसका फिज़िकल स्टेट होता है, एट रूम टेम्परेचर और स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी जो 1 मोल की एंट्रोपी होती है उसको हम कहते हैं, और इसका यूनिट है मोलर एंट्रोपी का यूनिट है जॉल पर केल्विन पर मोल। स्टैंडर्ड एंट्रोपी की यूनिट है जॉल पर केल्विन पर मोल, ये उसका यूनिट है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पूरा लिस्ट है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ की एंट्रोपी सब्सटेंसेस की दूंगा। मसलन डायमंड एग्जाम्पल है। डायमंड जो कि सॉलिड है उसका है 2.4 जॉल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी एंट्रोपी है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। स्टैंडर्ड एंट्रोपी
ऑफ डायमंड। अब ग्रेफाइट का देख लें। फाइव पॉइंट सेवन। अब देखें ना, ग्रेफाइट भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है, लेकिन इनके एंट्रोपीज़ में क्या फ़र्क है? स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब डायमंड बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, सॉलिड, कोई उसमें वीक बॉन्ड्स नहीं है, थ्रू आउट स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है और वो बिल्कुल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक यूनिट का। और इसी तरह वो उसी मैनर में वो ग्रो करता है। ग्रेफाइट थोड़ा सा लूज़ है। ग्रेफाइट के तो जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं, दैट इज़ थ्रू सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, लेकिन molecular layers, hexagonal molecular layers are weakly bonded to other layers. तो ये complexity can be found in graphite. तो उसमें complexity है और इस वजह से उसका दोनों में फ़र्क है, आधे से भी ज़्यादा फ़र्क है तकरीबन, ठीक है। तो अब देखें आप, ये कैल्शियम ऑक्साइड का गिवन है, एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैं इसका फार्मूला लिखूँगा, ये है 39.7। अब ये आयोनिक है, क्रिस्टलाइन है, तो ये उसका गिवन है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, फ़र्क है दोनों में। कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, वन टू और फाइव एटम से बना है। इसका एंट्रोपी है 92.9। 92.9। अब जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन का देखें, गैस है, डायटॉमिक है, लेकिन गैसियस है ना, एक्सट्रीम डिसऑर्डरनेस है उसमें। इसकी जो एंट्रोपी है वो है 0.5, ठीक है, सॉरी 0.5 नहीं है, 205, यानी 205 इसकी है। और फिर CO2 की एंट्रोपी है ये है 213.6, ये इसकी एंट्रोपी है। अब आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई एटॉमिक है और ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, तो इनके फ़र्क आपको ना, कम्प्लेक्सिटी मैंने ऊपर बताया कि मोर कम्प्लेक्स पार्टिकल विल हैव हायर एनर्जी। अब थोड़ा सा मैं आपको इस सिस्टम और सराउंडिंग की और कुछ टर्म्स हैं जो एनर्जेटिक्स में, एंट्रोपी में, क्योंकि ये सारा एनर्जेटिक्स ही चल रहा है, वो आपको काम आएंगे, बेसिक टर्म्स, ठीक है। सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम ये नहीं है कि मैनी स्टूडेंट्स वुड बी कंफ्यूज्ड। किस तरह? मसलन हमने एक रिएक्टिंग मिक्सचर लिया, उसमें सॉल्यूशन है या जो भी है, कंटेनर में डाल दिया और उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। अब स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि जो सारा सॉल्यूशन है उसमें 2 सॉल्यूशन मिक्स्ड है या कोई भी हमने चीज़ डिज़ोल्व की है, ये पूरा सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम नहीं है। सिस्टम में हम सिर्फ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है ना, और उनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, ये सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। द रिएक्टिंग पार्टिकल्स
द रिएक्टिंग पार्टिकल्स वो एटम्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आयंस होंगे, रिएक्टिंग पार्टिकल्स एंड बॉन्ड्स। ज़ाहिर है कि पार्टिकल है तो बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन आयन देखें ना, आयंस अगर सोल्यूशन में आए तो दे आर फ्री टू मूव अराउंड, लेकिन फिर भी उनमें ये नहीं है कि वो बिल्कुल आइसोलेटेड है। दे आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड बट स्टिल कनेक्टेड विद ईच अदर। पॉजिटिव एंड नेगेटिवली अट्रैक्शन उसमें है, ठीक है। ये उसको आप अलग नहीं कर सकते आसानी से, अलग करेंगे तो फिर कोई केमिकल चेंज हुआ क्या होगा। द रिएक्टिव पार्टिकल्स एंड बॉन्ड्स बिटवीन देम, दैट इज़ द सिस्टम। जहाँ हम सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर सराउंडिंग्स की भी बात करते हैं कि सराउंडिंग्स क्या होता है। सराउंडिंग्स, अब इसमें सराउंडिंग्स में स्पेस या एयर इनसाइड outside the container। ये कंटेनर के इनसाइड आउटसाइड स्पेस होता है, ठीक है। इसको आप करें या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी है जो सॉल्यूशन का हिस्सा है। बीकर या कंटेनर itself stirring rod, thermometer, etc। अब ये सारा सिस्टम का हिस्सा है, सराउंडिंग्स का हिस्सा है, सॉरी, ये सारा सराउंडिंग्स का हिस्सा है। सिस्टम को आप समझ गए कि रिएक्टिंग पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। और सराउंडिंग्स को आप समझ गए कि स्पेस इनसाइड द रिएक्टिंग पार्ट मिक्सचर, इनसाइड। अब आप कंफ्यूज होंगे या यू मस्ट बी थिंकिंग कि हाउ कैन वी टॉक अबाउट द स्पेस इनसाइड। तो इनसाइड स्पेस नहीं हो सकता। मसलन सॉल्यूशन है, आप उसमें स्टरिंग रॉड डिप करते हैं, तो ये जब डिप हुआ तो इसने इट इज़ पुश्ड असाइड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स कमिंग इट्स वे एंड क्रिएटेड अ स्पेस अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम। तो उसका स्पेस हो गया, इसलिए उसमें आ गया, ठीक है ना। ये हम कोई अगर एक मेटालिक चीज़ है, विंडो ग्लास है, या दीवार ले लें आप कमरे की, या फर्श ले लें, उसमें से कोई रॉड, कोई पेन या कोई भी चीज़ अंदर तो नहीं, जब तक हम उसको सुराख न करें। स्पेस तो उसमें भी है, लेकिन वो स्पेस इस तरह बहुत माइन्यूट है, इतना है कि वो हमें नज़र नहीं आता। हालांकि कुछ रेज़ उससे पास हो सकते हैं, मैग्नेटिक रेज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे पास हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन कोई और सॉलिड चीज़ पास नहीं हो सकती। तो उसमें स्पेस क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है अकॉर्डिंगली। और सोल्यूशन में से आप फिंगर डिप करें, आप स्टरिंग रॉड, थर्मामीटर उसमें रखें, डिप करें, तो स्पेस उन इनसाइड भी है। अब वो जो थर्मामीटर का बॉडी है, या तो एनर्जी उसमें आएगा या एनर्जी उससे जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखें, एक चीज़ हमने
कर दिया कि आप सिस्टम और सराउंडिंग को समझ गए। अब जल्दी जल्दी मैं आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की टर्म्स समझाता हूँ। स्पॉन्टेनियस, spontaneous and non-spontaneous या नॉट स्पॉन्टेनियस एक ही चीज़ है। ये आप अंडरस्टैंड करें कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। कोई रिएक्शन अगर ख़ुद से शुरू हो जाए, जैसे कि हम पानी में सोडियम डालें, पोटाशियम डालें, या इवन सोडियम पोटाशियम को हम एक्सपोज करें एयर में, तो द रिएक्शन स्टार्ट गोइंग ऑन इट्स ओन। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वो दे विल कंटिन्यू वंस स्टार्टेड। मसलन हम कोई फ्यूल ले लें, मीथेन गैस है, नेचुरल गैस है, फ्यूल है, डीजल पेट्रोल है, कोई और चीज़ है, खुश्क लकड़ी है, उनको आग लगाएं। अब आग लगाएं, आप लकड़ी डालते जाएं, हवा से गैस आ रही है, ऑक्सीजन, तो वो आग कंटिन्यू होगी, बुझती नहीं जब तक कोई और पानी उस पर ना आ जाए, बारिश ना आ जाए, ठीक है ना, तो वो कंटिन्यू होगी। अब रिएक्शंस व्हेन स्टार्ट दे विल कंटिन्यू ऑन देयर ओन, तो उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं जो कि अगर आप उन सब्सटेंसेस को मिलाए भी तो वो रिएक्शन नहीं करते, वो ख़ुद से रिएक्ट नहीं करते। नॉन स्पॉन्टेनियस, उनको कंडीशंस चेंज करके शुरू तो किया जा सकता है। मसलन आप कैल्शियम कार्बोनेट रखें, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज तो नहीं होता जब तक आप इसकी कंडीशंस को चेंज ना करें। मसलन कौन सा कंडीशन है, आप इसको किसी कंटेनर में डालें और स्टार्ट हीटिंग इट स्ट्रांगली, उसको आप स्ट्रांगली हीट करें तो इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग, क्योंकि वो हीट आपने प्रोवाइड किया उसको। अगर वो हीट नहीं है, थोड़ी हीट है, जो इसकी एक लिमिट है, जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के मुताबिक आप उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करें जो इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, तो फिर इसकी डिकम्पोजिशन शुरू होगी। अगर आप हीट तो प्रोवाइड करें लेकिन इससे एक्टिवेशन एनर्जी से वो हीट कम है, तो फिर ये डिकम्पोज नहीं होगा। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जेटिक्स और एंट्रोपी के लिए ज़रूरी है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम करें, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो ख़ुद ब खुद होते हैं या शुरू करके तो वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं कि वो मुश्किल से हम इनको करते हैं, एक स्पेशल कंडीशंस के ऊपर दोज चेंजेस कैन टेक प्लेस वेदर दे आर फिज़िकल और केमिकल रिएक्शंस। हाँ, इसको एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करता है। मसलन यहाँ पर हम पानी का ग्लास रखें तो स्पॉन्टेनियसली वो चेंज नहीं होता उसमें आइस में, ठीक है ना, लेकिन उसको फ्रिज के अंदर रखें, एक डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर रखें, तो फिर वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट फ्रीजिंग। या वही पानी है, यहाँ पर एक कंटेनर में पड़ा है और उसी कंटेनर को आप उस एरिया में लेके जाएं, नॉर्दर्न एरिया में लेके जाएं, जहाँ पर टेम्परेचर किसी भी वक्त साल के किसी भी महीने में माइनस में टेम्परेचर है, -5 है, -10 है, तो वहाँ पर लेके जाएं, पानी को एक्सपोज रखा जाए, तो थोड़ी देर के बाद उसको आप सॉलिड पाएंगे। क्यों? वो डिफरेंट सिचुएशन में जो कंडीशंस अवेलेबल हैं जो कि फ्रीजिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो वो भी स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। बाकी आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ज़बानी ही समझाऊंगा।
एंडोथर्मिक। तो वो ये ओ लेवल में आप करते रहे हैं, एएच में करते रहे हैं, कोई मुश्किल है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, थर्मिक मीन्स हीट, और एंडो मीन्स इनसाइड, thermic means heat. Heat flows inside, heat flows outside. From the surrounding into the system, heat goes, so ये endothermic है, and from the system into the surroundings ये exothermic है। तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इक्वेशंस और कैलकुलेशंस के ऊपर, एंट्रोपी के ऊपर आ जाएंगे कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। फिर